हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। देखिए, इस वीडियो हम टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रिफाइनरी क्वेश्चन। तो पार्ट ए में करा चुका हूँ। पार्ट ए की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पार्ट ए देख लेना, ठीक है। और पार्ट बी हम यहाँ पे करेंगे। तो ये वीडियो आपके इंडियन ऑयल के लिए, बीपीसीएल के लिए, एचपीसीएल के लिए, ओएनजीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूरा वीडियो देखना है आपको। तो 100 क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो आपको पीडीएफ पाने के लिए आपको इस वीडियो को 200 लाइक का टारगेट रखना है, ठीक है। 200 लाइक आपको देने पड़ेंगे, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और देखिए, लाइक करना ना करना, सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी है, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ मुझे प्रोवाइड करनी है तो मैं आपको कर ही दूंगा, ठीक है, बिफोर एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं जितना फोर्स करता हूँ ना आपको लाइक करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए, उतना ही आप करते नहीं हो, तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, कहना सही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो तुम्हारी मर्ज़ी है, लाइक करना तो कर देना, और अगर सब्सक्राइब करना है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब समझते हैं क्वेश्चन, देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो जैसा कि 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 50 क्वेश्चन पहले ही, तो 51 क्वेश्चन देखेंगे। 51 क्वेश्चन नंबर क्या है? इन सेंट्रीफ्यूगल पंप रेशियो ऑफ पावर एट द इम्पेलर टू द पावर ऑफ द शाफ्ट इज कॉल्ड। तो बताना है इसका आंसर। इसका आंसर भाई बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए कौन बताएगा। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे सबसे पहले कि कैसा है। देखो, टाइम लगेगा वीडियो में, 1 घंटे का वीडियो बन सकता है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि इसमें थोड़ा सा डिटेल में सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन है वो उसको आसानी से कर लेंगे। देखिए, तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ आपको आप बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, कुछ बना लेते हैं। मैं यहाँ पे रोटर बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये शाफ्ट है, तो शाफ्ट होगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अगर वाटर जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, समझ लेना, ठीक है। ये WP मतलब मैं वाटर पावर की बात कर रहा हूँ। वाटर इस पे जाएगा, ये क्या है आपका इम्पेलर, ठीक है। रनर पावर है, ये रनर है, ठीक है। RP रनर पावर। रनर पावर से फिर क्या होती है, ये जाएगी आपकी शाफ्ट पावर, ठीक है, SP। ये थोड़ा समझ लीजिए। तो रनर पावर से अगर जैसे वाटर है, वाटर अगर इस पर स्ट्राइक करेगा, ठीक है, आपका इम्पेलर पे, तो इम्पेलर ये घूमेगा, या फिर टरबाइन हो सकती है आपकी। तो टरबाइन घूमेगी, अगर ये टरबाइन घूमेगी तो क्या बनेगा, उस पर रनर पावर बनेगी। फिर रनर पावर के बाद अगर रनर से फिर पावर जब शाफ्ट पे आती है तो शाफ्ट पावर हो जाती है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या निकलता है, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। वाटर पावर से, ये वाटर पावर से कहाँ जा रही है, रनर पावर इम्पेलर पे, RP मतलब रनर पावर। उसके बाद जा रही है शाफ्ट पावर, ठीक है, शाफ्ट पे जा रही है। तो ये जो प्रिंसिपल होता है ये होगा आपका टरबाइन के लिए, ठीक है। किसके लिए होगा, TURBINE। समझ में आ गया का? देखिए, वाटर अगर टरबाइन पे जाएगा, टरबाइन के बाद फिर शाफ्ट पे जाएगा, ऐसे करके पावर जनरेट होती है, ठीक है। अब हम पंप की बात कर लेते हैं। पंप का केस उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक है। पंप में क्या है, शाफ्ट पावर होती है, ठीक है, उसके बाद रनर पावर होती है, उसके बाद वाटर पावर होती है। देखिए, समझ लीजिए थोड़ा सा। तो भाई यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा समझना है यहाँ पे आपको। ये आपका क्या है, इम्पेलर, ठीक है। ये इम्पेलर है, ये इसकी शाफ्ट है, ये शाफ्ट है। तो सबसे पहले क्या होगा, पंप के केस की बात कर रहा हूँ। तो पंप में क्या होता है, पावर जो होती है, ठीक है, शाफ्ट पावर होती है, वो क्या होगी, इम्पेलर पे जाएगी, मतलब इम्पेलर घूमेगा, तो RP होगा रनर पावर। उसके बाद फिर इस पे जो आपका वो क्या है, वाटर होता है। वाटर ही तो उसको फोर्स करता है, ठीक है। वाटर को ही इम्पेलर, इम्पेलर क्या करता है, वाटर को एक प्रेशर एनर्जी में चेंज करता है। तो यहाँ पे हो गया आपका वाटर, ठीक है, WP वाटर पावर। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है भाई, क्या होता है, शाफ्ट पावर से रनर पावर, और उसके बाद वाटर पावर। तो ये पंप का केस होता है भाई, पंप के केस में होता है। तो भाई यहाँ से थोड़ा सा इफिशियंसी समझ लीजिए। इफिशियंसी क्या है मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे समझ लीजिए, एक होती है मैनोमेट्रिक इफिशियंसी। मैनोमेट्रिक इफिशियंसी होती है, वो क्या होती है, वाटर पावर बाई रनर पावर, ठीक है। याद रखना, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी होती है, वाटर पावर होगी, उसके बाद रनर पावर होगी, रेशियो ऑफ वाटर पावर अपॉन रनर पावर। इसके बाद मैकेनिकल इफिशियंसी आती है।
मैकेनिकल वो क्या होती है, रनर पावर अपॉन शाफ्ट पावर। तो यहाँ से थोड़ा सा समझ लो, एक बार और बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा छोटा सा फिगर तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी शाफ्ट है, ये शाफ्ट है। तो देखिए आज ये तो रनर हो गया, रनर पावर हो गई, और वाटर पावर यहाँ पे मैं वाटर पावर बना दे रहा हूँ। तो देखिए जब मैनोमीटर की इफिशिएंसी होगी आपकी, मैनोमीटर की इफिशिएंसी, तो वाटर पावर लेंगे, ठीक है, वाटर पावर बाई रनर पावर, ठीक है, ये रेशियो होगा वाटर पावर बाई रनर पावर। ठीक है, और मैकेनिकल इफिशिएंसी जब लेंगे, मैकेनिकल इफिशिएंसी तो रनर पावर बाई शाफ्ट पावर। ठीक है, तो इस तरीके की इफिशिएंसी होती हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था आपका रनर पावर बाई शाफ्ट पावर, तो हो गया वो मैकेनिकल इफिशिएंसी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत जो भी है। नहीं क्लियर हुआ होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर तरीके से फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो भाई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस से पूछे आते हैं, आपने एचपीसीएल का एग्जाम भी दिया होगा तो वहाँ पे भी मेंटेनेंस से क्वेश्चन आए थे, तो कुछ मेंटेनेंस से क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं यहाँ पे। देखिए मेंटेनेंस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, तो इसका आंसर क्या हो सकता है भाई, रिप्लेसमेंट कंपोनेंट या रिपेयर कंपोनेंट, सर्विस कंपोनेंट या ऑल ऑफ एबव। बताइए इसका आंसर, बताएगा कोई, इसका आंसर बताओ भाई, आंसर बताओ भाई। तो देखिए इसका आंसर होगा भाई ऑल ऑफ एबव। तो मेंटेनेंस जो होता है उसमें रिप्लेसमेंट कंपोनेंट होता है, रिप्लेसमेंट, और रिपेयर भी होता है, और सर्विस ऑफ कंपोनेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए वीडियो छोड़ के जाना नहीं, पूरा वीडियो देखना है आपको ध्यान से, बहुत ही यूज़फुल है, पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा क्या है इसके अंदर। देखिए द फॉलोइंग नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस, तो बताइए इसके अंदर क्लासिफिकेशन, नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस क्या होगा, करेक्टिव मेंटेनेंस या टाइमली मेंटेनेंस या शेड्यूल मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, बताइए इनमें से कौन सा नहीं है, बताओ भाई। तो देखिए जो मेंटेनेंस के टाइप होते हैं वो देखो, करेक्टिव मेंटेनेंस होता है और शेड्यूल भी मेंटेनेंस होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, लेकिन ये नहीं होता है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए भाई ये क्वेश्चन देखिए, बेल्ट एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ब्रोकन इट नीड्स। तो देखिए बेल्ट, इलेक्ट्रिक मोटर की अगर बेल्ट टूट गई है, ठीक है, ब्रोकन हो गई है, तो कौन सा मेंटेनेंस होगा यहाँ पे, करेक्टिव होगा या शेड्यूल मेंटेनेंस होगा या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा, टाइमली मेंटेनेंस होगा, बताइए। देखिए इसका होगा आपका आंसर करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, करेक्टिव मेंटेनेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, व्हाट इज़ मशीनरी मेंटेनेंस, व्हाट इज़ मशीनरी मेंटेनेंस में हम समझेंगे मेंटेनेंस होता क्या है। सबसे पहले अगर थोड़ा सा अगर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लिया था भाई व्हाट इज़ मेंटेनेंस, तो आप बता सकते हो इस तरीके से। देखिए मशीनरी मेंटेनेंस इज द मीन्स बाई विच मैकेनिकल असेट्स इन फैकल्टी आर केप्ट इन वर्किंग ऑर्डर। तो मशीनरी मेंटेनेंस इन्वॉल्व रेगुलर सर्विस ऑफ इक्विपमेंट, रूटीन रिपेयर वर्क एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वन और नॉन फंक्शनल पार्ट। देखिए मशीनरी मेंटेनेंस जो होता है उसमें क्या करते हैं अपन, कोई भी मशीन ख़राब हो जाती है तो उसको रेगुलर मतलब उसको सही करना है, ठीक है, उसके पार्ट्स को रिपेयर करना है उसके, और डेली मेंटेनेंस भी होता है, आवरली मेंटेनेंस भी होता है, जैसे पर आवर मेंटेनेंस भी देखना होता है, मंथली मेंटेनेंस भी होता है, मंथली मेंटेनेंस भी देखना है, ईयरली मेंटेनेंस भी होता है। तो इस तरीके के मेंटेनेंस होते हैं। जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हो, जो लोग या फिर जॉब कर रहे हो, उनको पता होगा मेंटेनेंस में किस तरीके से करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे। तो देखिए बेसिकली टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस देखेंगे तो यहाँ पे मेंटेनेंस के टाइप दो होते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस। देखिए टाइप ही पूछे जाते हैं, ठीक है, मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर बेसिक अपने एग्जाम है डिप्लोमा वाले उसमें टाइप ही पूछे जाते हैं, मेंटेनेंस के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो बस टाइप ही याद कर लो आप। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, करेक्टिव। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आपके होते हैं कितने, 1 2 3 4 5। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं, थोड़ा क्लियर नहीं होगा मैं लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। टाइम बेस्ड मैनेजमेंट हो गया, फेलर फाइंडिंग हो गया, कंडीशन बेस्ड हो गया, प्रिडिक्टिव हो गया, और रिस्क बेस्ड हो गया। तो ये टाइप आप लिख लेना कॉपी में, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, डोंट वरी। करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या है भाई, ये आपका डेफर्ड मेंटेनेंस और आपका इमरजेंसी मेंटेनेंस है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो यूज़फुल होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, टाइप आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कौन कौन से टाइप होते हैं। देखिए ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ये लिखे हैं ना ये, तो इसकी फुल फॉर्म भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या है भाई, टाइम बेस्ड मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद फेलर फाइंडिंग मेंटेनेंस जिसको हम FFM बोलते हैं, रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस मतलब RBM, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस CBM, और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जिसे PDM बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है PDM वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे।
उसके बाद करेक्टिव मेंटेनेंस जो है CM, उसको हम डेफर्ड मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस और इमरजेंसी मेंटेनेंस EM बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? इतने तो टाइप हो गए आपके, तो कॉपी में लिख लेना चाहो तो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको करा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे देखिए आप, टाइम बेस्ड मैनेजमेंट क्या है, टाइम बेस्ड मैनेजमेंट, सॉरी टाइम बेस्ड मेंटेनेंस क्या है, TBM बोलेंगे। तो देखिए, टाइम बेस्ड मेंटेनेंस है, टाइम बेस्ड मेंटेनेंस रेफर टू रिप्लेसिंग और नॉन रिन्यूइंग एट आइटम टू रिस्टोर एट रिलेबिलिटी एट ए फिक्स टाइम इंटरवल और यूजेस रिगार्डलेस ऑफ इट्स कंडीशन। तो नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देखिए फेलर फाइंडिंग मेंटेनेंस है, फेलर फाइंडिंग मेंटेनेंस FMM बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, देखिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, PDF तो आपको मिल ही जाएगी, डोंट वरी। तो देखिए, फेलर फाइंडिंग मेंटेनेंस टास्क आर एम्ड एट डिटेक्टिंग हिडन फेलर टिपिकली एसोसिएटेड विद प्रोटेक्टिव फंक्शन, थिंक थिन प्रेशर, सेफ्टी वाल्व, ट्रिप, ट्रांसमिटर्स एंड लाइक। तो यहाँ पे एक पॉइंट आया हिडन फेलर, जहाँ पे हिडन फेलर हुआ है हमें पता ही नहीं चलता कब फेलर हो गया है, तो उसको फेलर फाइंडिंग मेंटेनेंस, जैसे दिस टाइप ऑफ इक्विपमेंट वॉन्ट बी रिक्वायर्ड टू फंक्शन यूटिलाइज समथिंग एल्स हैज फेल्ड, दैट मीन्स दैट अंडर नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन यू विल नॉट नॉन वेदर दिस इक्विपमेंट इज स्टिल फंक्शन, फेलर मॉडल आर हिडन। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर रिलीफ वाल्व है आपका। ठीक है, प्रेशर रिलीफ वाल्व है भाई, जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, मान लो आपका प्रेशर है 10 बार। ठीक है, 10 बार प्रेशर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको अगर 10 बार से अगर ज़्यादा हो गया, जैसे 12 बार हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये प्रेशर रिलीफ वाल्व खुल जाएगा, तो अपने आप ही यहाँ से गैस बाहर निकल लगेगी। ठीक है, इस तरीके से होता है। और अगर ये फेल हो गया है, मान लो ये खुला नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फटने की संभावना रहेगी और वहाँ पे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई यहाँ देखिए प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है, देखो बहुत सारा लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है, ये PDF में आपको दे दूंगा, तो क्वेश्चन करते हैं बस। देखिए भाई क्वेश्चन करते हैं, वो PDF में आपको दे दूंगा, पूरा प्रॉपर पढ़ लेना है। जितने टाइप के मेंटेनेंस है, तो एक एक मेंटेनेंस के बारे में लिखा हुआ है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, सबसे क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ए सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर मेंटेनेंस इज। तो क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, बताइए इसका आंसर भाई क्या होगा, बताइए। सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर मेंटेनेंस क्या हो सकता है भाई, बताइए। प्रॉब्लम होगी, फिर कॉज होगा, ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस, उसके बाद रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे क्या है भाई, उसके कारण देखेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे और रेक्टिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो ए आंसर इसका होगा, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बियरिंग का क्वेश्चन है। ए बियरिंग सपोर्ट द लोड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। तो ये बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ भाई देखिए, इसका आंसर भाई क्या होगा, थ्रस्ट बियरिंग। ठीक है, थ्रस्ट बियरिंग होगी, वो क्या करेगी, एक्टिंग जो लोड होगा, एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के अलोंग लोड को बियर करेगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, द फॉलोइंग टाइप ऑफ बियरिंग हैव नो रोलिंग एलिमेंट। तो जिसमें कोई भी रोलिंग एलिमेंट नहीं होता, जिसमें ये रोलर्स होते हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, तो आंसर बताइए इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए, थ्रस्ट बियरिंग, लीनियर बियरिंग और जनरल बियरिंग, इसमें कोई भी रोलर्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ऑल ऑफ एबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, विच टाइप ऑफ बियरिंग, ये 3 लिखा हुआ गलत है। विच टाइप ऑफ बियरिंग प्रोवाइड्स ए बियरिंग सरफेस फॉर फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्सिस टू द शाफ्ट। तो आंसर कौन बताएगा, इसका आंसर बताइए। तो थ्रस्ट बियरिंग होगी, ठीक है, वो प्रोवाइड ए बियरिंग सरफेस ऑफ फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग ए एक्सिस। तो मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग एक्सिस देखिए इस तरीके से होता है बियरिंग। ठीक है, आपने थ्रस्ट बियरिंग पढ़ी होगी। तो ये एक्सिस के अलॉन्ग होता है, आपका लोड होता है। ठीक है, तो थ्रस्ट बियरिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, द लुब्रिकेशन इन विच लोड ऑफ बियरिंग इज कैर्ड सॉल्वली बाई फिल्म ऑफ फ्लूड एंड देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बियरिंग सरफेस इज कॉल्ड। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आंसर देखिए इसका हो जाएगा फुल फिल्म बियरिंग। तो देखिए जनरल बियरिंग जहाँ होती है, ठीक है, जनरल बियरिंग जहाँ होती है तो वहाँ पे यूज़ होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसके अंदर
लुब्रिकेशन भरा जाता है। तो यहाँ पे जो जहाँ पे टच में होगा, शाफ्ट के जहाँ पे टच में, वह टच में नहीं होती है, कुछ माइक्रोन्स में है, ठीक है, वहाँ पे स्पेस होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक फिल्म बन जाती है लुब्रिकेशन की, ठीक है, फिल्म बन जाती है किनारे किनारे पे, एक प्यारी फिल्म है, ठीक है। तो फुल फिल्म कंडीशन बोलेंगे उसको। नेक्स्ट देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इंपॉर्टेंट है। स्टेनर क्या होता है, यहाँ पे स्टेनर देख लेते हैं, क्वेश्चन नहीं है। तो स्टेनर क्या है, स्टेनर कैन बी डिफाइंड एज ए पाइप ऑफ फिटिंग थ्रू विच लिक्विड इज पास फॉर प्यूरिफिकेशन, फिल्टर और सेपरेशन फ्रॉम सॉलिड मैटर, एनीथिंग यूज ऑफ स्टेन ए लिक्विड, any device functional, a device functioning is a sieve or filter used to prevent solid bodies from mixing and liquid stream of following। तो देखिए यहाँ पे जो फिगर आपको दिख रहा है वो एक स्टेनर होता है, ठीक है। तो स्टेनर एक बाई टाइप स्टेनर होता है, बास्केट स्टेनर होते हैं, इस तरीके के स्टेनर होते हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये इस तरीके का, ये बाई टाइप का स्टेनर है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो देखिए स्टेनर में होता क्या है, यहाँ से फ्लूइड एंटर होगा और यहाँ से आपका आउट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा, तो ये जाली लगी हुई ना, जाली से आपका कोई भी फ्लूइड है वो आपका सीव को के मतलब छन के, ठीक है, वो यहाँ से निकलता जाएगा। तो इसको हम क्लीन करेंगे फिल्टर को, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक चोक निकलता है, मतलब डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है। तो इसमें छनता रहता है। तो ये होता है आपका स्टेनर। तो आप देख सकते हो इसमें फिगर में, ये इस तरीके का ये इसमें निकलता है, बहुत ज़्यादा गंदगी चिपकी होती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर एक डस्ट पार्टिकल चिपके होते हैं, वो इसके अंदर डाल दिया जाता है इसको लगा के। तो मैंने दिखा दिया था आपको पहले ही। तो यहाँ भाई क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ट्राइबोलॉजी क्या होता है। ट्राइबोलॉजी मतलब होता है, इट इज़ द साइंस ऑफ वियर फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन एंड encompasses how interacting surface and other tribo elements behave in relative motion in nature and artificial system, द इंक्लूड्स बियरिंग डिज़ाइन एंड लुब्रिकेशन। तो मैं आपको बता दूं सिंपल भाषा में कि ट्राइबोलॉजी होती है वो स्टडी ऑफ लुब्रिकेशन होता है। क्या होता है, STUD भाई, स्टडी ऑफ लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए ज़रूरी। तो यहाँ पे देखिए लुब्रिकेशन आपका इंडियन ऑयल हो चाहे HPCL हो, वहाँ पे जो आपका बियरिंग एरिया है या बियरिंग में जो लुब्रिकेशन यूज़ किया जाता है वो आपका यहाँ पे सर्वो सिस्टम 68 करके कुछ है, ठीक है, या 40 भी होता है कुछ ऐसे करके। तो कुछ नंबर्स होते हैं अलग अलग, उसका यूज़ किया जाता है। ये आपका दर्शाते हैं उसकी क्वालिटी पे, उसके द्रव के, उसके लिक्विड की उसकी विस्कोसिटी पर दर्शाते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, लुब्रिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेक्निक ऑफ यूजिंग ए लुब्रिकेंट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं, एंड वियर एंड टीयर कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस। तो लुब्रिकेंट कैन बी सॉलिड सच एज मोलिब्डेनम, डिसल्फाइड MOS2, एंड सॉलिड लिक्विड डिस्पर्शन सच एज ग्रीस, लिक्विड सच एज ऑयल वाटर, एंड लिक्विड होता है आपका डिस्पर्शन ऑफ गैसेज। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हो, देखिए यहाँ पे आपका गियर चल रहा है, ये 2 गियर हैं, ठीक है, उसके बीच में आपका क्या डाला है, लुब्रिकेशन। तो क्या होगा आपका यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, और जहाँ पे इसकी आवाज़ जो खड़खड़ की आवाज़ आ रही होगी वो आपकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज है, मैं आपको बता दूँ। पाइप मार्किंग, ठीक है, आप जब HPCL में या फिर इंडियन ऑयल में कहीं भी अगर रिफाइनरी में जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग पाइप होते हैं कलर के, ठीक है। जैसे येलो पाइप है, ये इसका ब्राउन पाइप आपका वाइट ब्राउन है, ये कलर आपका जैसे ऑरेंज कलर है, या ये रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है। तो इनके कलर के जो मतलब है वो क्या है भाई। तो सबसे ज़्यादा जो फायर वाटर वो पूछ लिया जाता है कभी कभार, मैंने क्वेश्चन देखा था इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए येलो पाइप है वो हाइड्रोजन के लिए, यहाँ पे देखिए फ्लेमेबल ब्लॉक एंड येलो, ठीक है, ये लिखा हुआ है। एसिटिक एसिड, तो कंबस्टेबल जो वाइट एंड ब्राउन है एसिटिक एसिड के लिए। नाइट्रिक एसिड के लिए आपका ऑरेंज कलर का है, यहाँ टॉक्सिक कॉरोसिव लिखा हुआ है, ठीक है। फायर वाटर के लिए आपका जैसे कहीं भी फायर लग जाती है, कभी देख रहे हैं रिफाइनरी के अंदर वाटर जो लाल लाल पाइप जो होते हैं वो आपका फायर बुझाने के लिए, उसमें अंदर फायर बुझाने के लिए होता है ये, ठीक है, पुट ऑफ द फायर, ठीक है। तो होता क्या है भाई कि जब फायर आपकी लग जाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो नोज़ल के द्वारा इसमें आपको प्रेशराइज किया जाता है, तो इसके द्वारा फायर को बुझाया जाता है।
आगे यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का है, उसमें अदर वाटर जैसे बॉइल्ड वाटर के लिए होगा और नाइट्रोजन के लिए ब्लू कलर का होगा। तो ये ज़्यादातर गैस के हैं, ठीक, जितने भी गैस के हैं देखिए, हाइड्रोजन एसिड एसिड ये नहीं है गैस का, ये क्या कहते हैं बॉइल्ड वाटर, ये ग्रीन कलर का, नाइट्रोजन ये गैस का है। तो आप समझ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई इस फिगर को देख के समझ सकते हो, पाइपलाइन के एरिया में जब जाओगे रिफाइनरी में तो इस तरीके का एरिया होगा पूरा, देखिए इस तरीके का एरिया होगा, जिसमें देखो येलो कलर भी है, ठीक है, रेड कलर है, रेड कलर के पाइप हैं, ठीक है, रेड कलर के पाइप है ना। तो ये पतले पतले रेड कलर के पाइप हैं, और भी बहुत चौड़े चौड़े रेड कलर के पाइप होते हैं पूरे। तो इनके मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है, देख लेना आराम से। तो भाई ये क्वेश्चन देखिए बना इस टाइप का, विच ऑफ द फॉलोइंग फायर वाटर पाइप, ठीक है, कौन सा फायर वाटर पाइप होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, ब्लैक होता है, इस तरीके का क्वेश्चन बना था। तो रेड कलर का आपका होता है वो फायर वाटर पाइप होता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो भाई यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द फुल फॉर्म HSD। HSD क्या होता है, हाई स्पीड डीजल, मतलब आपका क्या होता है, डीजल जो होता है ना उसको ही हम HSD बोलते हैं। जब आप कंपनी में चले जाओगे IOCL में या HPCL में कहीं भी चले जाओगे तो वहाँ पे HSD, ठीक है, और MS ऐसे करके लिखा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म देखिए, व्हाट इज द मीन्स ATF। ATF की फुल फॉर्म क्या होती है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो एक फ्यूल जो फ्यूल आपका एरोप्लेन में यूज होता है वो आपका ATF होता है, ठीक है, ATF बोलते हैं उसको, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है। MS को बोलते हैं जो ये सारे टैंक पे लिखा होता है, टैंक पे लिखा होता है MS, ठीक है, ये टैंक मैंने बना दिया, इसमें HSD लिखा हुआ है, ये टैंक मैंने बना दिया इधर इतना बड़ा, ठीक है, SKO लिखा है इसमें। तो ऐसे लिखा होता है, तो वहाँ पे अलग अलग मतलब होता है इनके, देखिए। तो MS का मतलब मोटर स्पीड, जैसे पेट्रोल होता है उसको हम MS बोलते हैं। HSD होती है हाई स्पीड डीजल होता है, जिसको डीजल बोलते हैं। ATF होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है, जो फ्यूल आपका एरोप्लेन में यूज़ किया जाता है। SKO मतलब सुपीरियर केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। PC के मतलब पाइपलाइन कॉन्टेक्टेबल केरोसिन, ठीक है। तो आई थिंक ये कुछ स्पेलिंग गलत लिख गया है, ठीक है। अब क्या करना, कॉम कॉम्पैक्टेबल होगा, ठीक है, कॉम्पैक्टेबल होगा, कॉम्पैक्टेबल होगा, ठीक है, PCK पाइपलाइन कॉम्पैक्टेबल कैरोसिन, ठीक है। तो इस तरीके का होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 65 में क्या आ जाता है, ठीक है। आप सोच रहे हो कुछ अजीब से क्वेश्चन लेकर आए भाई, मतलब ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेंसिटी भाई जानते हो आप सबको, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर की होती है। तो यहाँ पे सेंटीग्राम में देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। और चलिए यहाँ पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो बन जाता है वो भाई है क्या, जैसे वाटर की डेंसिटी पूछी है, वाटर की डेंसिटी तो 1000 किलोग्राम पर मीटर की होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए HG की पूछी है, पारा की 13600 ग्राम पर मीटर की होता है। एयर की पूछी जाए आपको तो 1.2 किलोग्राम पर मीटर की होता है। ऑयल की डेंसिटी पूछी जाए तो ऑयल की डेंसिटी यहाँ पे होती है भाई 700 से 850 के, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर को, जिसमें जिसमें ऑयल की डेंसिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है, लिख रखा है मैंने। उसके बाद यहाँ पे जो देखोगे आप, पेट्रोल की MS की वो 700 से 750 की होती है, और डीजल की होती है वो 800 850 की होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो यहाँ भाई देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PPM, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने बताया। तो DRA एक होता है, DRA ड्रैग रेड्यूसिंग एजेंट करके कुछ बोलते हैं। तो इसमें कुछ ये आपका वर्ड यूज़ होता है PPM। तो यहाँ देखिए इसका मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। तो 1 PPM इजकल टू होता है 1 बाई कितना लिखा है, 1,000,000। उसके बाद इसका मतलब हो गया 0.001%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई यहाँ क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए भाई, व्हाट मीन्स DRA इन फ्लूइड रिफाइनरी। तो DRA मतलब क्या होता है, मतलब इसका, तो इसका मतलब ड्रैग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, ड्रैग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका मतलब देख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म होती है ड्रैग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो आंसर देखिए, ड्रैग रिड्यूसिंग इन गैस ट्रांसमिशन लाइन कैन बी अचीव्ड बाई अप्लाइंग ए थिन केमिकल कोटिंग टू द पाइप इनर सरफेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द फॉलोइंग गैस एंड पाइप वॉल। तो भाई देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं, DRA की फुल फॉर्म होती है ड्रैग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मैं आपको क्लियर बता दूं, ये क्या करता है,
ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है आपको वेजिटेबल ऑयल होता है या कुछ समथिंग मतलब केमिकल ऑयल होते हैं कुछ। तो ये क्या करता है, जैसे मान लो आपका ये पाइप में कोई भी फ्लूइड जा रहा है, तो ये आपका फ्लूइड जा रहा है मतलब कैसे, टर्बुलेंट फ्लो में, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो होगा तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा भाई, ठीक है। लेकिन जब डी आर ए को तुम यहाँ पे मिला दोगे, इसमें डी आर ए को मिला दोगे तो फ्लूइड वो लेमिनार में जाएगा, ठीक है। लेमिनार फ्लो होगा, क्लियर। तो फ्लूइड को लेमिनार करने के लिए डीआरए मिलाया जाता है, क्लियर। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। इसको मैं एक एनिमेशन में दिखा देता हूँ, हो सकेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी एनिमेशन भाई। तो देख लीजिए भाई किस तरीके का एनिमेशन है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ भाई देख सकते हो आप, देखो ये यहाँ पे 10 बार प्रेशर है, उसके बाद ये 40 बार हो गया है, ठीक है। सॉरी 100 बार प्रेशर के बाद 40 बार हो गया है, ठीक है। ये समझ सकते हो, यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो है यहाँ पे, उसके बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो बन गया है, क्लियर। तो ये चीज़ क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आई थिंक चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ से आप समझ सकते हो, यहाँ पे कोई भी पाइपलाइन है, पाइपलाइन आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे कोई भी फ्लूइड है, ये फ्लूइड बह रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप। तो ये टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है ना। डीआरए यहाँ से मिलाया, ठीक है, डीआरए इंजेक्शन साइट ये मिलाया यहाँ से, तो फ्लूइड कैसा हो गया आपका, लेमिनार स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। ये क्लियर बात। तो यहाँ पे जब प्रेशर कितना था, यहाँ पे 100 बार प्रेशर था सबसे पहले, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उसके बाद प्रेशर जो हो गया वो 40 बार हो गया। तो आप समझ गए होंगे डीआरएम लाइन से क्या होता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो हो जाता है, जिससे आसानी से फ्लो आपका हो सकता है। यहाँ से क्लियर हुआ। अब हम चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो यहाँ पे डीआरए क्लियर हुआ होगा आई थिंक। तो फ्लो इम्प्रूव्स आल्सो नॉन एज ड्रैग रिड्यूसिंग एजेंट एंड इंजेक्टेड इनटू पाइपलाइन फ्लूइड टू रिड्यूस टर्बुलेंसी। तो टर्बुलेंसी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करेंगे और इफ़िशियंसी आपकी बढ़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और फ्लो होगा वो आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, आपका माइक्रोमीटर से, क्योंकि वहाँ पे माइक्रोमीटर यूज़ होते हैं बार बार। देखिए व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है बताइए भाई। माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है आपकी 0.01 mm। तो यहाँ पे माइक्रोमीटर के पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं सारे। देखो रेचेट स्टॉप बोलते हैं, थिम्बल ये हो गया आपका, स्लीव विद वर्नियर आपका ग्रेजुएशन हो गया, स्पिंडल हो गया, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्पिंडल और एनविल ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद ये होता है आपका फ्रेम और ये होता है आपका लॉक, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो ध्यान से देख लो भाई कितनी रीडिंग आपकी हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69। तो कैसे आपको आंसर कैसे देना है, क्वेश्चन नंबर 69 डैश करके जितना भी आपका आंसर है 5.50 या 5.27 कुछ भी आंसर हो रहा हो उसको आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो मुझे यहाँ से इतनी खुशी मिलेगी कि चलो कोई ना कोई किसी ने आंसर बताया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और देखो वीडियो को लाइक करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर जरूर कर देना, ठीक है। शेयर कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। कहीं भी व्हाट्सएप पे या कहीं भी शेयर कर देना जिससे लोगों का भला हो सके और वो भी पढ़ सकें, ठीक है। इससे क्या होगा, मुझे भी मेरा चैनल भी थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा और आप लोग ही हेल्प कर सकते हो मेरी। बाद बाकी जो बेकार लोग हैं वो तो नहीं करेंगे, ठीक है, मुझे पता है। तो अगर नहीं शेयर करोगे तो इतना होगा कि वीडियो बनाना मैं बंद कर दूंगा। आई होप, मैं सोच ही रहा हूँ कि वीडियो बनाना बंद ही कर दूँ, क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। मिलने का मतलब ये होता है कि कुछ तो मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ तो लाइक मिलना चाहिए या आप ग्रो लाइक मिलना चाहिए, ठीक है, या शेयर कर दो इस वीडियो को, ठीक है। तो लगे मुझे कि हाँ वीडियो का कुछ फ़ायदा हो रहा है। अब नहीं हो रहा है तो भाई बनाने का कुछ मतलब है नहीं, ठीक है। चलिए देखिए। देखिए होता क्या है कि बड़े बड़े जो चैनल होते हैं उनमें क्या होता है भाई कि उनको तुरंत ही लाइक मिलते हैं, चाहे वो बेकार बेकार पढ़ाएं, ठीक है। अभी मान लो मैं ही बड़े चैनल पे पढ़ाने चला जाऊँ, ठीक है,
मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बड़े चैनल पे आप मान लो एग्जाम्पल है, वाइफ स्टडी है, मतलब या और बहुत सारे चैनल है, बड़े बड़े चैनल हैं, ठीक है। मैं कंपेयरिंग तो नहीं करूँगा भाई, बहुत मेहनत करी है उन्होंने, पैसा लगाया है। अगर मैं वहाँ पे तुरंत चलाता हूँ, पहली क्लास में तुम इतने लाइक दे दोगे कि बस मज़ा आ जाएगा। और यहाँ मैं अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको, बढ़िया तरीके से, तो भी लाइक नहीं मिलते, बस 35 लाइक या 40 लाइक बस। तो लाइक करने से खैर ज़्यादा मैं फोर्स नहीं करूँगा आप पे, किसी पे करो या मत करो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई, ज़्यादा बात करने से कोई मतलब है नहीं। यहाँ भी क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स। तो इसमें से भाई आपने अभी देखा था वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, सॉरी वो माइक्रोमीटर था। वर्नियर कैलिपर्स आपको बताना है। तो वर्नियर कैलिपर जो होता है उसमें जो कौन सा पार्ट नहीं होता है, देखिए, डेप्थ मेजरेबल ब्लेड ये होता है, ठीक है, बीम ये भी होता है, लॉक स्क्रू ये होता है, रैचेट होता है ये नहीं होता है, क्योंकि रैचेट जो है ना वो आपका माइक्रोमीटर होता है। जब आपका फिक्स एनविल में जब पकड़ लेते हैं हम, ठीक है, एनविल में जब हम दोनों एनविल में हम पकड़ लेते हैं, देखिए दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ से समझिए, ये आपका स्पिंडल है, ये एनविल है, इसमें बीच में आपने कोई पार्ट पकड़ा तो फिक्स कर दिया आपने लॉक स्क्रू से, ठीक है। तो इसको हम रैचेट स्टॉप को हम घुमाते जाएंगे तो चट चट की आवाज़ आएगी। तो इसका मतलब ये होगा हमारा ये कंपोनेंट है बिल्कुल फिक्स हो गया, ठीक है, फिक्स हो गया, अब हम उसको घुमाने की ज़रूरत नहीं है। रैचेट स्टॉप का मतलब ये होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो आपके डायमंड शेप है उसको हम नलिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। पता है मैं बताने के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता सकता हूँ मैं, लेकिन इसलिए बताने में दिक्कत होती है कि जब कोई लाइक नहीं मिलता है, जब कोई सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं वीडियो अच्छा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोशिश रहती है कि थोड़ा सा इनक्रीज़ हो तो अच्छी बात रहती है। आप लोग भी समझ रहे होंगे, आप लोग जैसे मान लो आप लोगों ने कुछ स्टार्ट किया, अब कुछ भी ना तो कोई कमेंट आ रहा है, ना कोई लाइक आ रहा है, ना कोई सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो फिर इच्छा नहीं होती कुछ भी बनाने की। तो यहाँ देख लो भाई, पूरा वीडियो देख के जाना, ठीक है। मेरी बातें शायद किसी को सही लग रही हो या नहीं लग रही हो, तो यहाँ पे देखो भाई। यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जापानीज टर्म इन 5S मैथडोलॉजी रिप्रेजेंट द मीजरिंग ऑफ शाइन। तो यहाँ पे भाई इसका आंसर कौन बताएगा, 5S प्रणाली में इनमें से कौन सा जापानी शब्द चमक को निरूपित करता है, बताइए भाई, कौन बताएगा, कौन बताएगा इसका आंसर बताइए। जो भी काम कर रहे होंगे इंडस्ट्री में, प्राइवेट इंडस्ट्री में, उनको भी पता होगा, ठीक है। वो सबसे पहले ये देते हैं 5S प्रणाली। तो सीसो जो होता है उसको हम जो भी शाइन है उसको दर्शाते हैं, तो उसको देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए 5S कॉन्सेप्ट सब बस बहुत ज़्यादा मतलब आपका चर्चित होता है। तो यहाँ पे 5S कॉन्सेप्ट में ये चीनी शब्द है, ठीक है, जो जापानी शब्द हैं ये सब। तो यहाँ पे देखिए सीरी, जो शेरी होती है, सीरी मतलब आपका छटाई हिंदी में, और शॉर्टिंग इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, तीनों में देख लीजिए। सेशन, SETION मतलब सुव्यवस्था, सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर को सेट इन ऑर्डर में सेट करना, ठीक है। सीसो है, सीसो का मतलब भी पूछ लिया था, स्वच्छता मतलब शाइन, क्लियर। फोर्थ मतलब सेकित्सु, क्या लिखा है, सेकेत्सु, ठीक है, सेकेत्सु मतलब मानकीकरण, मतलब स्टैंडर्डाइज, ठीक है, स्टैंडर्डाइज लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड आपको करना है। उसके बाद देखिए ये क्या लिखा है जापानीज में, सितुस्के, ठीक है, सितुस्के लिखा हुआ है। तो अनुशासन मतलब आपका सुस्टेन, ठीक है, अनुशासन। तो इस तरीके से ये कुछ लिखे हुए हैं 1 2 3 4 में 5S कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। गैंट चार्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट। तो गैंट चार्ट जो होता है वो क्या इन्फॉर्मेशन करता है, देखिए वो उसका आंसर होगा प्रोडक्शन शेड्यूल, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन क्वेश्चनों को, जैसे चार्ट हैं बहुत सारे, प्रोडक्शन के क्वेश्चन हैं, वो मैं डिटेल में आपको करा दूंगा एक अलग वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे बस जल्दी जल्दी के लिए आप कर सकते हो प्रोडक्शन शेड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, व्हाट डज सिंबल ओ सिम इम्पली इन वर्क स्टडी। तो देखिए ओ जो सिंबल है वो क्या दर्शाता है, बताइए। इनमें से ऑपरेशन होगा, इंस्पेक्शन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिले होगा, बताइए। तो ओ जो है ना वो आपका दर्शाता है ऑपरेशन। तो बहुत सारे साइन होते हैं, मैं पिछले वीडियो में भी करा चुका हूँ, जैसे ये है, ठीक है, ये है स्टोरेज, उल्टा होता है आई थिंक, ठीक है, उल्टा होता है ये स्टोरेज इसका, ठीक है। तो इंस्पेक्शन हो गया, इस तरीके के होते हैं साइन। नेक्स्ट देखेंगे,
तो देखिए ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 74, द फुल फॉर्म ऑफ ईआरपी। तो ईआरपी की फुल फॉर्म होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। ये आपको प्रोडक्शन से क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बिन कार्ड आर यूज फॉर। तो बिन कार्ड यूज होता है वो स्टोर में यूज होता है, ठीक है। बिन कार्ड यूज फॉर रिकॉर्ड द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की क्वांटिटी को दर्शाने के लिए बिन कार्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीपीएम हैज़ फॉलोइंग टाइम एस्टिमेट। तो सीपीएम जो होता है वो कितने टाइम को एस्टिमेट करता है, 1 टाइम एस्टिमेट, ठीक है। और जो आपका वो होता है यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है, सीपीएम की। तो पर्ट होता है PERT। एक ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका 3 टाइम एस्टिमेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, पर्ट होता है, पर्ट इज ए इवेंट ओरिएंटेड, ठीक है। इवेंट ओरिएंटेड होता है जिससे इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। और 3 टाइम एस्टिमेट होता है, इसके अंदर 3 टाइम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, शिप बिल्डिंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ लेआउट, बताइए। तो इसका आंसर भाई हो जाएगा आपका जॉब शॉप, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो शिप बिल्ड होता है, जैसे आपका मान लो शिप है कोई, ठीक है। तो भाई शिप बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, शिप बड़े होते हैं। तो यहाँ पे शिप को एक ही जगह पे बनाया था, तो फिक्स पॉइंट होता है वहाँ पे बनाया, तो फिक्स पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। यहाँ क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पर्ट हैज़ फॉलोइंग टाइम एस्टिमेट। तो 3 टाइम एस्टिमेट मैंने आपको बताया था, कौन कौन से टाइम है भाई, ऑपरेशन टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है। T0, TM और TP, क्लियर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका बन जाता है वो एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाता है, T0, ठीक है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4TM प्लस TP/6। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर कैसे देना है, 79 का आंसर कैसे देना है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो आपको न्यूमेरिकल है, ठीक है, यहाँ पे करना। ऑप्टिमिस्टिक टाइम मैंने आपको दे दिया 1, ठीक है। मोस्ट लाइकली टाइम दे दिया मैंने 2 और पेसिमिस्टिक टाइम आपको दे दिया 3। तो आपको निकालना है एक्सपेक्टेड टाइम में, आपको निकालना है। तो इसका आंसर बताना, ठीक है। ये 1 2 3 आपको वैल्यू इसमें रखनी है इस वाले फॉर्मूले में, और इसका आंसर बताना है। तो 79 का जितना भी आंसर निकलेगा वो आप मुझको बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो 2 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। तो यहाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। डाई पेनिट्रेंट मेथड इज जनरली यूज फॉर लुकेट। तो डाई पेनिट्रेंट मेथड होता है वो आपका होता है सरफेस डिफेक्टर के लिए। तो जैसे मान लो आपका कोई भी पाइप है, ठीक है, उसमें आपका कोई भी क्रैक हो गया है, ठीक है, हमें नहीं पता क्रैक हो गया है। तो इसको हम पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे पहली बात तो डाई पेनिट्रेंट मेथड। तो डाई पेनिट्रेंट मेथड में 3 चीज़ यूज़ करी जाती है। पेनिट्रेंट होता है एक, उसके बाद क्लीनर होता है, उसके बाद डेवलपर एंड वाइट कलर होता है, ठीक है। तो इनके तीनों के कलर होते हैं। पेनिट्रेंट जो होता है वो रेड कलर का होता है, क्लीनर होता है, उसके बाद डेवलपर। तो सबसे पहले पेनिट्रेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पाइप में जो क्रैक हुआ है, जहाँ कहीं भी क्रैक हुआ है, ठीक है, तो पेनिट्रेंट यूज़ करेंगे, वो रेड कलर का होगा, स्प्रे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रे डालोगे, उसके बाद क्लीनर लगाओगे, ठीक है। उसके बाद डेवलपर, ठीक है, डेवलपर से तुरंत ही पता चल जाएगा कि वहाँ पे अपने आप ही एक दरार बन जाएगी, ठीक है, ऐसे लाइन बन जाएगी। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक क्रैक है। तो सरफेस डिफेक्ट पता करने के लिए डाई पेनिट्रेंट टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखना है आपको, ए लिक्विड वेपर मिक्सचर 1 किलोग्राम कंटेन 0.01 किलोग्राम वेपर, द ड्राइनेस फ्रैक्शन विल बी। तो भाई ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ वाटर, ठीक है, यही तो होता है। तो इसका आंसर भाई कौन बताएगा, आंसर बता सकते हो इसका 81 का सॉल्व करके, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। तो भाई देखिए आपको दिया रखा है, मास ऑफ वेपर दे रखा है 0.01 किलोग्राम, और मास ऑफ टोटल जो दे रखा है आपको वो दे रखा है मास ऑफ वेटर प्लस मास ऑफ लिक्विड, वो 1 किलोग्राम दे रखा है। तो फॉर्मूले में बस आपको दोनों वैल्यू रखनी है ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू में। तो आपका आंसर आएगा 0.0100, आंसर आपका आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट द ट्रिपल पॉइंट विच द फेज ऑफ वाटर एग्जिट्स। तो ट्रिपल पॉइंट पे कितने फेज आपके होते हैं बताइए भाई। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, वेपर। तो ऑल ऑफ ऑप्शन आपका हो गया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ट्रिपल पॉइंट जो होता है, ठीक है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, ठीक है। 3 फेज होते हैं ट्रिपल पॉइंट में। एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट होता है उसमें सॉलिड नहीं होता है, लिक्विड और गैस होते हैं, ठीक है, गैस फेज होते हैं, दो फेज को एग्जिट करते हैं वहाँ पे। और क्रिटिकल पॉइंट में क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट में 3 फेज को एग्जिट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए भाई 83, विच ऑफ द सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस आपको बताना है इसमें कौन सा होगा, ह्यूमिड एयर होगा या सॉलिड होगा, सैंड एंड वाटर होगा या बेकिंग सोडा होगा। तो देखिए प्योर सब्सटेंस होगा आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। ह्यूमिड एयर होगी वो नहीं होगा, सॉलिड भी नहीं होगा, सैंड एंड वाटर सब आपके इम्प्योर सब्सटेंस है, तो डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, द प्रोसेस ऑफ ड्रेनिंग स्टीम में हीटिंग द फीड वाटर इज नॉन एज। तो यहाँ पे फीड वाटर को गर्म करने के लिए भाप निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कोई इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा भाई ब्लीडिंग, ठीक है। देखिए होता क्या है कि फीड वाटर को गर्म करने के लिए जब भाप निकालते हैं, ठीक है, स्टीम होती है, उसको निकालने की प्रक्रिया को, ठीक है, उसमें से क्या है कुछ स्टीम आप निकाल ले हुए तो उसकी इफ़िशियंसी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लीडिंग बोलेंगे इसको, ठीक है, ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, तो इसका आंसर कौन बताएगा ये बताइए। यहाँ देखिए, ए डिवाइस यूज टू पुट ऑफ फायर इन द फर्नेस ऑफ द बॉयलर व्हेन द लेवल ऑफ द वाटर इन द बॉयलर फिल्स इन अनसेफ लिमिट। तो जब बॉयलर में पानी का स्तर अनिश्चित सीमा तक पहुंच जाता है तो बॉयलर की भट्टी में आग बुझाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। भाई भाई बताइए किस क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका फ्यूजिबल प्लग, ठीक है, फ्यूजिबल प्लग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखिए ये क्वेश्चन मैं सब करा चुका हूँ, पहले डिटेल में करा चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि आपका एग्जाम आने वाला है और मुझे आपको वीडियो भी देनी है और पीडीएफ भी देनी है, ठीक है। तो देखिए 86 क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर एक्सेसरीज। तो इनमें से बताइए बॉयलर एक्सेसरीज कौन सी नहीं है, बताइए भाई। 86 का आंसर बताइए कौन बताएगा। तो एयर प्यूरिटर है, एयर प्यूरिटर है ना वो आपकी बॉयलर एक्सेसरीज, ठीक है। वे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉयलर एक्सेसरीज। तो बॉयलर एक्सेसरीज है एयर प्यूरिटर जो इफिशियंसी को बढ़ाती है, ठीक है, बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ाती है। बाद बाकी ये ब्लो ऑफ कॉक, स्टीम स्टॉप वाल्व एंड सेफ्टी वाल्व, ये सब आपके क्या होते हैं, बॉयलर माउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इसमें कोई भी ड्रम होते ही नहीं है। देखिए द नंबर ऑफ ड्रम बेंसन स्टीम इन जनरेटर। तो इस जो बेंसन बॉयलर होता है उसमें कोई भी ड्रम यूज़ नहीं होता, ठीक है, नो ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और हाई प्रेशर बॉयलर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए 88, द सॉलिड फ्यूल हैव द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इसमें बताइए कौन सी होगी। तो देखिए आपके सामने है आपका एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट एक कोल होता है, ठीक है, एंथ्रासाइट कोल होता है, उसमें क्या होता है आपकी 98% तक कार्बन होती है, ठीक है, 98% तक कार्बन होती है। तो सबसे हाई क्वालिटी का कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन देखिए भाई, यूपीआरएनएल जेई में पूछा गया, ईएससी 2009 और 14 में पूछा गया, एन एयर प्यूरिटर इंस्टॉल्ड। तो एयर प्यूरिटर होता है वो कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, इसका आंसर कौन बताएगा, जल्दी बताइए भाई। तो सी आंसर होगा बिटवीन द इकोनोमाइजर एंड चिमनी। तो चिमनी और इकोनोमाइजर के बीच में एयर प्री हीटर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 90 देखिए भाई, 90 क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 90 क्वेश्चन नंबर देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ द बॉयलर मेजर बाय। तो परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर होती है वो किससे मेजरमेंट करते हैं बताइए। अमाउंट ऑफ वाटर एवेपोरेटेड पर आवर या स्टीम प्रोड्यूस इन किलोग्राम पर आवर, फ्यूल बर्न्ट, स्टीम प्रोड्यूस इन किलोग्राम पर आवर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑल ऑफ फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर टू बी सुपीरियर क्वालिटी कोल ऑफ पावर प्लांट्स। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोल होता है वो, मतलब इसमें कह रहा है कि सुपीरियर क्वालिटी का कोल होता है वो पावर प्लांट में कौन सा यूज़ किया जाता है, बताइए। बिटरमस कॉल, पीट या कोक या लिग्नाइट, जल्दी बताइए इसका आंसर। यूपीपीएससी एई मैकेनिकल 2016 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा भाई कोक, ठीक है। कोक सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पावर प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द आइडियल साइकिल विच स्टीम इंजन वर्क ऑन। तो स्टीम इंजन जो होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रैंकाइन साइकिल, ठीक है, रैंकाइन साइकिल में वर्क करते हैं स्टीम इंजन। इसमें क्या होते हैं, टू आइसेंट्रोपिक होता है, आइसेंट्रोपिक बस होते हैं, टू आइसोबैरिक होते हैं, आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक को ही हम कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं। और चलिए और बाद बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, द डिग्री ऑफ रिएक्शन पार्सन रिएक्शन टर्बाइन। तो पार्सन रिएक्शन टर्बाइन की जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होती है वो कितनी होती है, इसका आंसर होगा भाई 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ। यहाँ पे डी डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है डेल्टा एच एम, आपका हीट ड्रॉप ऑफ मूविंग ब्लेड। तो हीट ड्रॉप ऑफ मूविंग ब्लेड, ठीक है, अब प्लस हीट ड्रॉप ऑफ फिक्स ब्लेड, ठीक है, ये करके कुछ डी ओ आर होता है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ रिएक्शन आर बराबर जो 0 है, ठीक है, वो किसके लिए, इम्पल्स टर्बाइन के लिए, ठीक है, इम्पल्स टर्बाइन के लिए। आर बराबर आपका 1 होता है वो आपका होता है रिएक्शन टर्बाइन के लिए।
और आर बराबर अगर 0.5 है, ठीक है, तो ये आपका पार्थन रिएक्शन टरबाइन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका इम्पल्स टरबाइन रिएक्शन टरबाइन के लिए। तो इम्पल्स टरबाइन के लिए 0 होती है, रिएक्शन टरबाइन के लिए आपकी 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, ए डिवाइस विच इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट द एक्सपांस ऑफ द इट्स प्रेशर ड्रॉप इज नॉन एज। तो बताइए एक युक्ति जिसमें तरल के प्रसार पर वेग बढ़ता है, इसका दाब गिर जाता है। बताइए इसका आंसर कौन बता सकता है? 94 का आंसर बताइए। तो देखिए बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोजल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, द ओवरऑल एफिशिएंसी थर्मल पावर प्लांट इज फंक्शन ऑफ। तो ओवरऑल एफिशिएंसी बताइए भाई, क्या आंसर हो सकता है इसका? तो देखिए इसका आंसर होगा बॉयलर एफिशिएंसी, टरबाइन एफिशिएंसी एंड जनरेटर एफिशिएंसी। तो ये होती है आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, डी लेवल टरबाइन इज ए। तो डी लेवल टरबाइन जो है वो क्या है भाई? डी लेवल टरबाइन क्या है बताइए? तो डी लेवल टरबाइन है वो आपकी सिंगल रोटर इम्पल्स टरबाइन है। तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एचपीसीएल में बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। एसएससी जेई में भी पूछा गया है, बिहार जेई में पूछा गया है, और आपका एचपीसीएल में अभी पूछा गया था, ठीक है, मुझे पता चला था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 का जो स्टीम नोजल होती है वो क्या कन्वर्ट करती है बताइए? बताइए भाई इसका आंसर क्या हो सकता है? तो ये होता है आपका हीट एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो स्टीम नोजल होती है आपकी हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, इम्पल्स टरबाइन द स्टीम एक्सपांड। इम्पल्स टरबाइन में स्टीम होती है वो एक्सपांड कहाँ करती है? इसका आंसर बताइए, कौन बताएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इन द नोजल, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन में स्टीम जो एक्सपांड करती है वो आपकी करती है नोजल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, यूपीआरवीएनएल जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए पावर प्लांट से क्वेश्चन में इसलिए करा दिए क्योंकि यहाँ पे पावर प्लांट के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ब्लीडिंग इन द टरबाइन मीन, तो ब्लीडिंग मैंने आपको बताया था अभी, क्या आंसर होगा बताइए? तो ब्लीडिंग होगा एक्सट्रैक्टिंग स्टीम फॉर प्रीहीटिंग फीड वाटर। तो भरड़ जल के पूर्व तापन हेतु भाप का निकालना, याद रखना भाप का निकालना ही होता है आपका जो जैसे पानी भरा जाता है, ठीक है, तो उसमें कुछ भाप होती है, स्टीम होती है, तो स्टीम को हम निकाल लेते हैं, तो क्या होता है भाई आपका, उसको ब्लीडिंग बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ जेई में और एमपी इंजीनियर जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं अभी, तो लास्ट का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जेई में और ईएसई में पूछा गया है, कितनी बार देखो 99, 4 और 2006 में पूछा गया है। तो मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी फॉर पार्सन रिएक्शन टरबाइन इज गिवन बाय, आंसर बताइए इसका? तो देखिए इसका आंसर भाई हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाद बाकी मैं आपको एक और बताता हूँ, इम्पल्स टरबाइन के लिए जो होता है वो आपका होता है, क्या होता है भाई? इम्पल्स टरबाइन के लिए जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी इम्पल्स टरबाइन में। और आपका रिएक्शन टरबाइन में क्या होती है? रिएक्शन टरबाइन में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी मैक्स रिएक्शन टरबाइन में 2 cos स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं इस पे। तो आई होप 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि देखो मर्जी आए तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कहने से फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो चलो यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ। इसकी पीडीएफ है, पीडीएफ आपको 25 को मिल जाएगी, ठीक है, 25 को मिल जाएगी आपको पीडीएफ। मैं आपको अपलोड कर दूंगा मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, 25 को अपलोड कर दूंगा। 29 को आपका एग्ज़ाम है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर IUCL एग्ज़ाम, ठीक है। मेरी आशा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं वो सारे क्वेश्चन कर लेना। जितने भी IUCL की आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, मैं दे दी है मैंने वैसे, ठीक है। IUCL की प्लेलिस्ट है, चैनल में जाके प्लेलिस्ट देखना, वहाँ पे HPCL और IUCL का एक सेक्शन है, तो दोनों देख लेना। HPCL और IUCL के दोनों जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने वो सब देख लेना तुम, मज़ा आ जाएगा तुमको, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे। तो चलिए यहीं पे वीडियो फिनिश करता हूँ। जय हिंद।